हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन द यहाँ पर इसका डायग्राम तो बना दिया है। इन द फिगर इज शोन अ पार्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लार्ज नेटवर्क का पार्ट है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो नेटवर्क का नीचे नेट ईएमएफ ई होगा कुछ, और जो नेट रेजिस्टेंस हम इसका आर मान लेते हैं। तो हमने नेटवर्क कंप्लीट कर दिया, लार्ज नेटवर्क का पार्ट। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज़ इंक्रीज। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोज R3 मान लेते हैं। अगर इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, हाउ विल द रीडिंग ऑफ I1 एंड I2 ऑफ द एमीटर A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V चेंज। ठीक है, तो उसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहले तुम देखो कि अगर मैं R3 को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो हमारा जो वेरी कर रहा है वो R3 वेरी कर रहा है। फिक्स्ड क्या है, हमारा R1 फिक्स्ड है, हमारा R2 फिक्स्ड है, हमारा E फिक्स्ड रहेगा, R फिक्स्ड रहेगा। जो चेंज करेगा वो हमारा R3 चेंज करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है I1 I2 एंड V कैसे वेरी करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I1 I2 एंड V कैसे वेरी करेगा। बाकी सारी चीज़ फिक्स है, जो चेंज हो रहा होगा वो R3 चेंज हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा फंक्शन निकालें, I1 एज अ फंक्शन ऑफ R3, I2 एज अ फंक्शन ऑफ R3, B एज अ फंक्शन ऑफ R3, ताकि हम इसके बारे में कमेंट कर पाएँ R3 के चेंज होने पर क्या होगा, R3 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं I1 एज अ फंक्शन ऑफ R3 निकाल लेता हूँ। तो तुम सबसे पहले क्या लिख सकते हो, यहाँ से करंट I2 है हमारा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I2 इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I3। ये मैंने लिख दिया। अब दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू I1 R1 पैरेलल में लगे इज ऑल्सो इक्वल्स टू I3 R3। ठीक है, इतनी बात हमने लिख ली यहाँ से। और हम अब क्या करते हैं, इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा के इस V को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो लिख देते हैं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, V इज़ इक्वल्स टू E माइनस R1 प्लस R2 इंटू I2। ठीक है, तो I2 यहाँ पर आ जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर V लिख लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, I1 एज अ फंक्शन ऑफ R3। तो उसके लिए तुम ये वाली इक्वेशन कंसिडर करो। इसमें I2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सबसे पहले इस V की जगह तुम I1 R1 लिख दो, I1 R1, और ये क्या है, हमारा V है। तो इससे मैं I2 निकालना चाह रहा हूँ। तो I2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा E माइनस I1 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो। I2 की जगह लिख सकते हो तुम E माइनस I1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये किसके इक्वल रहेगा, I1 तो एज इट इज़ I1 रहेगा, प्लस I3 की जगह अब ये वाली इक्वेशन कंसिडर करो। I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 R1 अपॉन R3। तो I1 R1 अपॉन R3। तो I1 एज अ फंक्शन ऑफ R3 में निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 को उस साइड भेज दो और I1 कॉमन ले लो। तो मेरे पास क्या बचेगा, E अपॉन R1 प्लस R2 इज़ इक्वल्स टू I1 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 ओवर R3। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं I1 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस R1 बाय R3 प्लस R1 ओवर R1 प्लस R2। तो मैंने क्या काम किया, मैंने I1 एज अ फंक्शन ऑफ R3 निकाल दिया, और जो R1 है, जो R2 है, ये शायद R1 नहीं है, R है। ठीक है, ये R है, या 1 ही ले लो, इसकी जगह R1 ले लो। ठीक है, समझ गए तुम। तो अब ये जो R1 है, जो R2 है मेरा, ये जो R1 है, R1 और R1 R2, ये E जो ये सब क्या फिक्स्ड है, जो वेरी कर रहा है वो R3 वेरी कर रहा है, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो तुम सोचो, अगर मैं R3 को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी जो है R1 बाय R3 ये क्या हो जाएगी,
ये डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। एंड ई अपॉन समथिंग इज़ डिक्रीजिंग, तो ये I1 क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो पहला कंक्लूजन निकल के आ गया, जो I1 है वो मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अब तुम्हें बताना है I2 के बारे में। I2 के बारे में, यहाँ पहले V के बारे में देख लेते। V के बारे में इस इक्वेशन से डायरेक्टली बोल सकते हो, जो मेरा R1 है वो फिक्स्ड है और I1 इंक्रीज़ कर रहा है, तो मेरा V भी इंक्रीज़ कर रहा होगा, तो मेरा जो V है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी बात हो गई। अब I2 के बारे में तुम इस इक्वेशन से बता सकते हो, मेरा I1 यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म इंक्रीज़ कर रही है, मतलब मेरा I2 क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। लो I2 भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें तुम अगर ऑप्शन देखने जाओगे तो तुम क्या बोल सकोगे कि जो I2 विल डिक्रीज एंड I1 एंड V विल इंक्रीज। तो इन इक्वेशन से तुम आसानी से बोल सकते हो कि जो ऑप्शन सी है वो मेरा करेक्ट है।